Hello dear learners, welcome to our channel उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट। रीड व टेट स्पेशल वाले विद्यार्थियों को उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट दे रहा है संपूर्ण सिलेबस, जिसमें एनवायरनमेंट स्टडी, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी व मैथ्स के सभी वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसलिए आप अपने चैनल उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए व बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें और कोई भी क्वेश्चन अगर है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। इसलिए जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, आज के हम अपने फर्स्ट टॉपिक, जो एनवायरनमेंट स्टडी से हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है, वह है परिवार। उसके बारे में चर्चा करेंगे। इकाई फर्स्ट का पहला टॉपिक जो हमने परिवार लिया है वह अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिवार। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिवार। फैमिली शब्द, अंग्रेजी भाषा का फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। कौन से शब्द से? फैमुलस शब्द से बना है। और इस फैमुलस शब्द का हिंदी अर्थ होता है नौकर या सेवक, मीन्स सर्वेंट। परिवार के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है, जिसमें मैकाइवर महोदय भी एक हैं। मैकाइवर महोदय की परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में, यानी टेट के हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। इस परिभाषा के बारे में हम चर्चा करते हैं कि मैकाइवर महोदय ने क्या कहा है। मैकाइवर महोदय ने कहा है कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्यवस्था करते हुए पर्याप्त रूप से निश्चित और स्थायी यौन संबंध, पर्याप्त रूप से निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है। इसको हम शॉर्टकट में, यानी छोटे उत्तर में याद करना चाहें तो हम इतना कह सकते हैं कि पर्याप्त रूप से निश्चित और स्थायी यौन संबंध ही परिवार है। यानी निश्चित है और स्थायी है, दो ही वर्ड याद रखने हैं, निश्चित है और स्थायी है। मैकाइवर महोदय के अनुसार निश्चित और स्थायी यौन संबंध, जिसे परिवार कहा गया है। नेक्स्ट है बर्गेस व लोक महोदय के अनुसार। बर्गेस व लोक महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह है, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, या दत्तक बंधनों यानी गोद लिया हुआ में संगठित सभी अंतर्निहित क्रिया करके साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। साधारण परिवार की, साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। तो बर्गेस महोदय ने और लोक महोदय ने यह परिभाषित किया है, परिवार को इस प्रकार परिभाषित किया है कि विवाह है, रक्त संबंध या दत्तक बंधनों में संगठित सभी अंतर्निहित क्रिया करके साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार एक जैविकीय इकाई है। परिवार जैविकीय इकाई है, जिसमें स्त्री व पुरुष यौन संबंधों को स्थापना करके वह संतान पैदा करके समाज की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। समाज की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। एक ऐसे स्थायी और निश्चित यौन संबंध जिसको समाज की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, वही परिवार कहलाता है। परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता, ये एक दूसरे से तार्किक स्थिति में जुड़ी हुई है, एक दूसरे में समावेशित है, जिसमें सबसे पहले हमने ली है विवाह एवं यौन संबंध। सबसे पहले परिवार की स्थापना करने के लिए विवाह
किया जाता है। उसके बाद में यौन संबंध स्थापित होते हैं जिससे कि संतानोत्पत्ति होती है, जिससे कि संतानोत्पत्ति होती है। उसके बाद हम संतान उत्पन्न करने के बाद में नामकरण की व्यवस्था रखते हैं और ये लंबे समय तक चलने वाली एक दीर्घकालिक समूह है, लंबे समय तक चलने वाले दीर्घकालिक समूह है। और जब विवाह बंधन में बंध जाते हैं और संतान उत्पत्ति हो जाती है तो हमारा बच्चों का और माता पिता का एक साझा निवास स्थान स्थापित हो जाता है। साझा निवास स्थापित होने के बाद में हम एक दूसरे से भावनात्मक आधार पर जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से मोहित होते हैं और इसी के बाद में जो हम भावनात्मक रूप से बन जाते हैं तो हमारा ये संगठन सार्वभौमिक हो जाता है, अर्थात यह विकसित रूप से हम इसमें भावनाओं का समावेश कर देते हैं और एक दीर्घकालिक समूह बना लेते हैं जिससे कि परस्पर आर्थिक निर्भरता बनी रहती है। हम अपने परिवार में मिलजुल कर यानी साझी संपत्ति विकसित करते हैं तथा एक सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति उत्पन्न करते हैं, यानी सेंटर पॉइंट उपस्थित करते हैं। परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित होता है। यह नहीं है कि हम अपने परिवार में सीमित कार्य करते हैं, हम किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं जिसमें घरेलू कार्य हो सकते हैं, व्यावसायिक हो सकते हैं, शैक्षिक हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, सुधार करने के लिए हम जिस प्रकार के कार्य करते हैं वह सभी हमारे उत्तरदायित्व होते हैं, ना कि हम पर थोपे जाते हैं, हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। इसलिए परिवार के समस्त कार्य असीमित होते हैं, ना कि सीमित होते हैं। नेक्स्ट है परिवार के प्रकार। परिवार की विशेषताएं पढ़ने के बाद में हम परिवार के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। परिवार को दो भागों में बांटा है, परिवार को दो भागों में बांटा है। सबसे पहले है एकल परिवार, सबसे पहले है एकल परिवार। एकल परिवार वह होता है जिसमें बच्चों में आत्मनिर्भरता होती है, वह निर्णय लेने की क्षमता होती है, जिसमें आत्मनिर्भरता होती है वह निर्णय लेने की क्षमता भी होती है, उत्पन्न होती है। और संयुक्त परिवार ऐसा होता है जिसमें हमारे 3 पीढ़ियों के लोग, 3 या 3 से अधिक भी हो सकती है, जिसमें दादा दादी और उनके जो पुत्र हैं यानी हमारे माता व पिता और हम उनकी संतान। अब जब 3 पीढ़ियाँ एक ही परिवार में निवासित होती हैं तो वह परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है, जिसमें सबसे अधिक सामाजिकता के गुण होते हैं, सबसे अधिक सामाजिकता के गुण होते हैं। वह समाज में मिलकर अपनी भूमिका अदा करता है। लेकिन एकल परिवार का बच्चा है शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर होगा, लेकिन उसमें सामाजिकता की भावना विकसित तो होती है लेकिन संयुक्त परिवार के से थोड़ी कम विकसित होती है। अब हम बात करते हैं परिवार के प्रकारों की, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एकल परिवार, सबसे पहले हमने लिया है एकल परिवार, सेकंड हमारा है संयुक्त परिवार। लेकिन हम एकल परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। एकल परिवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो एकल परिवार को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले हमने लिया है मूल एकल परिवार, मूल एकल परिवार, जिसमें कौन कौन से सदस्य निवासित होते हैं? मूल एकल परिवार में पति व पत्नी यानी एक विवाहित युगल और उनके अविवाहित बच्चे या बिना बच्चों के भी हो सकता है, जिसमें पति व पत्नी 2 प्लस विवाहित बच्चे, यानी भारत सरकार ने 2 ही बच्चों की सहमति स्वीकृत की है, जिसमें 2 से अधिक बच्चे एकल परिवार के अंदर नहीं आते। तो 2 बच्चे, 1 या 1 से अधिक यानी 2 बच्चे जिसमें पुत्र या पुत्री हो सकते हैं का परिवार मूल एकल परिवार कहलाता है। यानी यह परिवार मूल एकल परिवार कहलाता है, जिसमें पति व पत्नी, अविवाहित बच्चे या बिना बच्चों का जो परिवार है वही हमारा एकल मूल परिवार है। सेकंड है अनुपूरित एकल परिवार। अनुपूरित
एकल परिवार। अब अनुपूरित एकल परिवार में क्या है, पति व पत्नी, एक युगल हो गया, उसके बाद में है अविवाहित बच्चे। इतना हमारा मूल परिवार था। इसी के साथ में अगर विधवा और विदुर, विधवा या विदुर अगर कोई साथ में रह रहा है, या वह अविवाहित है या तलाकशुदा है, यानी एक या एक से अधिक हमारे साथ में, यानी अपने पिताजी की बहन या पिताजी के भाई, हमारी बुआ जी या हमारे चाचा जी, जो कि विधवा या विदुर भी हो सकते हैं, अविवाहित भी हो सकते हैं, या फिर तलाकशुदा भी हो सकते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक हमारे साथ में रह रहा है तो वह अनुपूरित एकल परिवार कहलाता है। तो वह अनुपूरित एकल परिवार कहलाता है। तीसरा पॉइंट है उपमूल परिवार। उपमूल परिवार, उपमूल परिवार में विधवा या विदुर, विधवा माँ या फिर विदुर पिताजी, या उनके अविवाहित बच्चे जो कि उनके साथ रह रहे हों, और एक भाई या बहन, यानी जो भी हमारे विधवा माँ है या फिर विदुर पिता है, उनके भाई या बहन और अविवाहित बच्चे अगर साथ में रह रहे हैं तो वो परिवार की स्थिति उपमूल परिवार की स्थिति कहलाती है, यानी वह उपमूल परिवार कहलाता है। इसी के बाद में हमारा 4 नंबर पॉइंट है अनुपूरित मूल परिवार। अनुपूरित मूल परिवार में कोई विधवा, यानी कोई विधवा स्त्री अपनी सास के साथ अपने अविवाहित बच्चों को लेकर रह रही है, तो वह परिवार अनुपूरित मूल परिवार कहलाता है। यानी हमने अध्ययन किया है एकल परिवार के 4 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मूल एकल परिवार, जिसमें पति व पत्नी प्लस अविवाहित बच्चे या बिना बच्चों का परिवार है, वह मूल एकल परिवार कहलाता है। इसके बाद में दूसरा है अनुपूरित मूल परिवार। इसमें पति व पत्नी, अविवाहित बच्चे या एक से अधिक विदुर या विधवा, अविवाहित या तलाकशुदा, इनमें से कोई भी स्थिति है और वह हमारे साथ में रह रहा है, तो वह अनुपूरित एकल परिवार कहलाता है। तीसरा पॉइंट है उपमूल परिवार, जिसमें विधवा या विदुर, अविवाहित बच्चे, भाई बहन साथ में रह रहे हैं, तो वह उपमूल परिवार कहलाता है। और 4 नंबर का पॉइंट है अनुपूरित मूल परिवार, जिसमें कोई विधवा अपनी सास के साथ अविवाहित बच्चों को लेकर रह रही है, तो वह अनुपूरित मूल परिवार कहलाता है। इसके बाद में मैक्स मूलर महोदय ने एक परिभाषा दी है, कहा है कि संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा जाता है। भारत की आदि परंपरा कहा जाता है। मैक्स मूलर महोदय का यह कोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत की आदि परंपरा, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है, तो वह मैक्स मूलर ने कहा है। अब संयुक्त परिवार की बात करते हैं। संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें है सबसे पहली है सबसे बड़ा व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। हमारे घर में अगर हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो हमारे दादाजी या उन्हीं के पिताजी हैं, तो वही हमारे परिवार के मुखिया होते हैं, यानी उन्हीं के कहे अनुसार हम कार्य करते हैं। 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग निवासित करते हैं। मैंने बताया कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग, दादा, पिता, पुत्र, 3 या इससे भी अधिक पीढ़ी के लोग निवासित होते हैं। सहभोजिता की स्थिति होती है, यानी एक साथ भोजन करते हैं। सहनिवास, सभी एक ही निवास स्थान पर रहते हैं। सह संपत्ति की भागीदारी, यानी जितनी भी परिवार की संपत्ति होती है वह सह संपत्ति होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। लेकिन परिवार का मुखिया जो फैसले लेता है उसी के अनुसार हमें चलना होता है। पुस्त गहनता, यानी एक से अधिक, एक
2 या 3 या उससे भी अधिक पीढ़ियों के लोग जो निवासित हैं एक साथ में, वह पुस्त गहनता है, यानी पीढ़ियों की गहनता। इसी में इन विशेषताओं को प्रकट करने का श्रेय विलियम जे जुड़े को दिया जाता है, जिन्होंने 1989 में ये विशेषताएं प्रकट की। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के जो प्रकार है, संयुक्त परिवार के 6 प्रकार हैं, जिनको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। संयुक्त परिवार के प्रकार में सबसे पहला हमने लिया है वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। दूसरा है अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। तीसरा है वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। चौथा है अनुपूरित वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। पांचवा है शाखीय संयुक्त परिवार। छठा है अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार। इसमें सबसे पहले संयुक्त परिवार के जो प्रथम भाग है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो कि है वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। वंश परंपरागत संयुक्त परिवार में 2 युगल एक साथ रहते हैं। बात कर रहे हैं संयुक्त परिवार की, तो 1 से अधिक युगल जोड़ा होगा साथ में, तो उसमें 2 युगल एक साथ रह रहे हो, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे जो विवाहित हैं, यानी माता पिता अपने विवाहित पुत्र के भी साथ रह सकते हैं और विवाहित पुत्री के भी साथ रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वह पुत्र के साथ ही रहें, वह पुत्री के साथ भी रह सकते हैं। उसे हम वंश परंपरागत संयुक्त परिवार कहेंगे। संयुक्त परिवार में 2 नंबर है अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार, जिसमें माता पिता, विवाहित व अविवाहित बच्चे प्लस विदुर भाई यानी चाचा हमारा, प्लस पुत्र वधू के जो पुत्र वधू है, यानी उसके सहोदर, उसके भाई या बहन हमारे साथ रह रहे हो, वह अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार कहलाता है। नंबर 3 है वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार, जिसमें 3 युगल वंश एक साथ रह रहे हो। 3 युगल वंश मीन्स 2 + 2 + 2 = 6, यानी 6 लोग एक साथ रह रहे हैं। उन्हीं के साथ में, यानी इनको कैसे विभाजित किया जाता है कि माता पिता और उनके 2 विवाहित बच्चे, 2 विवाहित पुत्र हैं तो उनकी 2 पुत्र वधू हो गई, यानी 4 और माता पिता 6। ठीक है, उसमें इन विवाहित बच्चों के जो पुत्र और पुत्री हैं, यानी माता पिता के जो पुत्र और पुत्री हैं, वह भी साथ रह रहे हो, यानी 3 युगल और उनके साथ में पुत्र और पुत्री साथ रह रहे हो, तो वह वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार कहलाता है। इसमें नेक्स्ट है अनुपूरित वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। अनुपूरित वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार ये क्या कहता है कि इसमें भी 3 युगल वंश हैं, 3 युगल एक साथ रह रहे हैं, जिसमें पिता की विधवा बहन या विदुर भाई साथ रहता है। माता पिता हैं, उनके 2 विवाहित बच्चे हैं, तो जो हमारे पिता हैं उनमें उनका विदुर भाई यानी चाचा और उनका एक बेटा अगर हमारे साथ रह रहा है, किसी फैमिली में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, या फिर पिताजी की विधवा बहन यानी बुआ जी साथ रह रही हैं, तो वह अनुपूरित वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार कहलाता है। नंबर 5 है शाखीय संयुक्त परिवार। शाखीय संयुक्त परिवार क्या कहता है कि 2 से अधिक युगल, 2 से अधिक युगल जो कि सहोदर होते हैं, भाई बहन होते हैं आपस में, यानी पारिवारिक संबंध होते हैं, और उनके अविवाहित बच्चे अगर साथ रह रहे हैं, तो वह परिवार शाखीय संयुक्त परिवार कहलाता है। नंबर 6 है अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार।
इसमें अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा संबंधी कोई भी रिश्तेदार हमारा जो अविवाहित है या तलाकशुदा है या विधवा है, वह हमारे साथ रह रहा हो, यानी विवाहित भाइयों की विधवा पत्नी हो या विधवा माता या विधुर पिता, और उनके साथ में अविवाहित सहोदर यानी भाई बहन साथ रह रहे हैं, तो वह परिवार अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार कहलाता है। आया समझ में? नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में। अब हमारे देश में पितृ प्रधान परिवार है, यानी जो हमारे परिवार की शासन व्यवस्था है वह पितृवंश द्वारा ही संभाली जाती है। यानी मातृवंशीय न होकर हम अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो वह अपने ससुराल में जाकर रह रही है, अपने पति के साथ रह रही है, तो वह पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है, जिसमें पुरुष ही प्रधान होता है, पुरुष ही प्रधान होता है। लेकिन हमारे ही देश में यानी भारत देश में, भारत के मालाबार तट यानी केरल, भारत का मालाबार तट यानी कि केरल, वहाँ के नायर जनजाति और मेघालय की गारो व खासी जनजातियां, मेघालय की गारो व खासी जनजातियां जिनमें मातृवंशीय परिवार परंपरा आज भी मौजूद है। वहाँ पर किसी लड़की की शादी होती है तो वह अपने ससुराल में नहीं जाती, बल्कि अपने पति को अपने परिवार में ही रख लेती है। ऐसी स्थिति केरल और मेघालय की दो जनजातियां हैं, जिसमें केरल की नायर है, मेघालय की गारो और खासी है। ये जनजातियां मातृवंशीय परिवार की परंपरा को मौजूद रखे हुए हैं। आज भी यहाँ पर मातृवंशीय परिवार हैं। वैसे तो भामाशाह कार्ड बनने के बाद में हमारे परिवार की जो डॉक्यूमेंट स्थिति है वह यही प्रकट करती है कि मातृवंशीय स्थिति उत्पन्न हो रही है कि यहाँ पर महिला ही प्रधान है। लेकिन आज भी हमारा देश पुरुष प्रधान ही है और हमारा परिवार पुरुष प्रधान ही है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, लेकिन उसी में भी पुरुष का ही वर्चस्व स्थापित है। इस टॉपिक के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन है जो रह जाती है, जिसे मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। होमवर्क में ये दिया है कि किसने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है वह सामाजिक है, यानी वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह रहा है वह या तो देवता है या फिर पशु है। क्या है? पशु है। ऐसी परिभाषा किसने कही है? ये शब्द किसके हैं? सुकरात महोदय के हैं, अरस्तु के हैं, रूसो के हैं, फ्रोबेल के हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक प्यारा सा बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि